नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फिर से तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो गई है। गजा के अंदर इजराइल ने जो आक्रमण किया था, मैं आपको बार बार बता रहा था कि गजा ही केवल निशाना नहीं है, अमेरिका इसके पीछे है। वो बार बार ईरान को उकसाना चाहता है और ईरान को उकसा नहीं पा रहा है। अमेरिका के निशाने पर ईरान है और जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है, ईरान को बाहर खींच कर लाना है मैदान में, ताकि ब्रिटेन और अमेरिका आगे की कार्रवाई शुरू कर सकें और इस इलाके को फिर से शमशान बना सकें। हूती विद्रोही लगातार हमला कर रहे थे। अब यमन के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला कर दिया है। अब ब्रिटेन और अमेरिका ने जैसे ही यमन पे हमला किया, जाहिर बात है ईरान को इस पे आपत्ति करनी थी। उसने अपनी आपत्ति जता दी है और हो सकता है कि ईरान इस युद्ध में कूदे। रूस के साथ लगातार ईरान का सतत संपर्क बना हुआ है। इसके साथ ही कुछ डेवलपमेंट और भी हैं, जैसे कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री है ब्लिंकन साहब, वो जाके बैरूत में लेबनान को समझा रहे हैं कि भाई आप हिजबुल्लाह को समझाओ, आप इजराइल से पंगे मत लो, वगैरह वगैरह। लेकिन मकसद वही है कि इस पूरे इलाके में, इजराइल के आसपास के इलाके में एक बड़ा तनाव खड़ा किया जाए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन भारत के ऊपर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा, इतना बड़ा असर पड़ेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से यमन के हूती विद्रोहियों ने स्वेज नहर से आने वाले ट्रैफिक को लाल सागर में इस कदर प्रभावित किया है कि एक बहुत लंबा चक्कर लगाकर जहाज भारत पहुंच रहे हैं। रूस का तेल इसकी वजह से आना बंद हो गया। वजह और भी है कि रूस को आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रूस डॉलर में पेमेंट ले नहीं सकता है। आप जिन अल्टरनेटिव मुद्राओं में पेमेंट देने की बात है उनमें कर नहीं पा रहे हैं। रुपए में रूस लेना नहीं चाहता है, क्योंकि रुपया उसके किसी काम का नहीं है। वो भारत से कुछ खरीदता नहीं है, रुपए से कोई और उसको कुछ देने वाला नहीं है। हमने अब किसी तरह से ये जो गल्फ कंट्रीज के साथ में बात की है कि वो इसमें उनकी मुद्रा में भुगतान कर दिया जाए। अब रूस अड़ गया है कि हमको उसी मुद्रा में पैसे चाहिए, तो उनके साथ में डोर टूट गई है। अफ्रीका से कुछ टाई अप हुए हैं। तो अब आप इस युद्ध का जो मतलब समझिए, वो ये है कि किसी तरह से ये युद्ध सीधे सीधे भारत को प्रभावित करने वाला है। एशिया के बहुत सारे देशों को करेगा, लेकिन चीन जो है वो रूस के रास्ते से जमीन से जुड़ा हुआ है। वो रेलगाड़ियों के जरिए और दूसरे तरीकों से यूरोप से व्यापार जारी रख सकता है। हमारे पास यूरोप से व्यापार जारी रखने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो स्वेज नहर का रास्ता, या पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के जहाज आए और जाएं। एक पैरेलल रास्ता G20 के दौरान बनाने की जैसे ही कोशिश शुरू हुई, उसके बाद में अगर वो रास्ता बन जाता तब भी एक बेहतर स्थिति बन सकती थी। लेकिन उस रास्ते के बनने के आइडिया से ही ये पूरा रायता फैल गया, क्योंकि अब बहुत सारी दुनिया की शक्तियों की शक्ति इससे जाने वाली है। इससे अगर आप स्वेज नहर का अल्टरनेट निकाल लेते हैं, विकल्प निकाल लेते हैं, तो जाहिर बात है कि जो आपका मिस्र है उसको ऐतराज होगा, और भी देश जो रास्ते में पड़ते हैं उनको ऐतराज होगा। वो नहीं चाहेंगे कि इसको रोका जाए। तो जो भी है, अब ये स्थिति बढ़ गई है। तो अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आसपास के बहुत सारे देश कूदेंगे। सऊदी अरेबिया जरूर एक अमेरिका का पिट्ठू देश है, लेकिन वो भी शायद कूदे। ईरान के बाहर आते ही बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। उधर रूस यूक्रेन में युद्ध से परेशान हो चुका है, ईरान के साथ उसकी बातचीत चल रही है। चीन की ईरान के साथ बातचीत चल रही है। तो बड़ी महाशक्तियां इस युद्ध में शामिल हो सकती हैं। तनाव बहुत बड़ा है, और इस मामले को समझने के लिए ज्यादा अच्छा यह है कि जो लोग इसके जानकार हैं, जो लोग इसको समझते हैं, उनसे बात की जाए। प्रमोद पाहवा इंटरनेशनल मामलों के भयंकर जानकार, दुनिया भर के देशों में रहे, अच्छे पत्रकार, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पाहवा साहब, ये जो अभी घट रहा है इजराइल और उसके आसपास लाल सागर में, इस सब से क्या आपको संकेत मिल रहा है? क्या लग रहा है दुनिया किस तरफ जा रही है, और भारत का इस पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
क्योंकि आमतौर पे आप इस तरीके के कार्यक्रम नहीं करते जिसमें कोई दूसरा हो। एक मोदी जी और एक आप, दो ही तो इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अहम ब्रह्मास्मि, जो हूं मैं ही हूं और कोई नहीं है। जी। खैर, फिर भी सर ऐसा है कि मैं शांति के लिए युद्ध, भी प्रधानमंत्री बना तो रेल से लेके हाईवे से लेके सारे उद्घाटन खुद ही करूंगा। अच्छा। जी जी। तो सर ऐसा है कि शांति के लिए युद्ध जरूरी होते हैं, ऐसा जी माना जाता है। जी और युद्ध होते ही इसलिए है कि शांति कायम रहे, हथियार जी बनते ही इसीलिए हैं कि शांति बनी रहे। हथियार शांति के लिए बनते हैं और युद्ध शांति के लिए होता है। तो जी जब भी कोई ना कोई निजाम चेंज होते हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आना होता है, तो उससे पहले कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं। उस्मानिया की सल्तनत से गिरने से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, और जी अब एहसास होने लगा है कि फिर से एक बार दुनिया एक नई करवट लेने लगी है। वैसे भी हमारे यहाँ गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तथा तारमम सजा में हम। तो जब जब पाप की वृद्धि होती है और जब जब कोई व्यक्ति, कोई देश या कोई समाज अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है, तो कहीं ना कहीं से उसका रिटेलिएशन होता ही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कहाँ किसका रिटेलिएशन हो जहां रहा है? सोवियत संघ के गिरने के बाद अमेरिका ने समझा था कि जो भी पावर है वो अकेली है, और यहाँ अमेरिका को मैं अकेला नहीं समझता। ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और जापान, ये चार आप ऐसे कंट्री समझ सकते हैं जो एक दूसरे के ही पार्ट हैं, या एक ही कंट्री चार हिस्सों में बटी हुई है। एक उसका टेक्निकल पार्ट है, एक उसका सैनिक अड्डा है, एक उसका कॉमर्शियल अड्डा है, इकोनॉमिक पॉइंट है, बैंकिंग का सेक्टर है, जो भी है जैसा है। तो ये अपने इतने तकव्वुर में, इतने अहंकार में आ गए थे कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे लूट पाट हो, कुछ भी हो, इनको लगा कि सब कुछ मैं ही हूं। और उसी अहंकार को लेकर इन्होंने यूक्रेन को सहायता करनी शुरू कर दी कि जिससे रूस को लपेटा जा सके या रूस के खिलाफ एक कार्रवाई की जा सके। लेकिन रूस और चीन, उनको भी इन्होंने कमजोर समझ लिया, या वही इनका अहंकार तोड़ने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं वो रिटेलिएशन, मेरा मानना है कि पुतिन ने उस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट को गल्फ में ट्रांसफर कर दिया। यमन अगर देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा और बहुत गरीब देश है, लेकिन फिर भी वो आज 10 कंट्रियों को चैलेंज कर रहा है। जिस तरीके से बीती रात 2:30 बजे सना के ऊपर बमबारी की गई, तो यमन वाले हंस रहे थे। वहां के लोकल रिपोर्टर्स और जो लोकल सूत्र हैं वो ये बता रहे थे कि वो लोग हंस रहे थे कि हमें तो ये मालूम ही था कि आतिशबाजी होगी थी, हम तो इसी इंतजार में बैठे थे। तो अगर अफगानिस्तान जैसे बैकवर्ड कंट्री 45 देशों की नाटो सेना को चने चबा सकती है, यमन जिसके पीछे ईरान तो खुलेआम है हिजबुल्लाह के और हुत्सी के पीछे, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी ये ब्लेम लगाया है कि उसको चीन हथियार दे रहा है, उसको रूस हथियार दे रहा है। और इन सब के अलावा जैसा हम देख रहे हैं, हमास ने इनका कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके रखा हुआ है, और हैकिंग के अंदर दुनिया में रूस से बड़े हैकर कहीं नहीं माने जाते। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके साथ है। और अगर ऐसा है तो फिर आप वर्ल्ड वार को कितनी दूर समझते हैं? आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि क्या हमास ने इजराइल का कम्युनिकेशन हैक किया हुआ है, या अमेरिका का हैक किया हुआ है, या किसका हैक किया हुआ है? नहीं, अभी तो सामने इजराइल ही है, लेकिन अमेरिका का भी हैक ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग वहां मेरीन लाइन पर अटैक कर रहे हैं, और जहाज जिन पर अटैक हो रहा है वो डिजास्टर कॉल देते हैं, लेकिन अमेरिका के जहाजों को वहां तक पहुंचती नहीं। इनके डॉम सिस्टम, आयरन डॉम जो इजराइल का है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि उसके ऊपर मिसाइल आ गई। यानी जिसने दूसरी मिसाइलों से बचाना है वो खुद अपने आप को नहीं बचा सका। तो ये कम्युनिकेशन और ये सब कुछ
हैकिंग के बाद ही पॉसिबल है, उससे उससे पहले पॉसिबल नहीं है। और अगर उसने ड्रोन गिराए हैं तो वो ड्रोन तभी संभव है जब हैकिंग हो। अगर हमस के लोगों के पास ये मालूम है कि कौन सा जनरल कहाँ रहता है और उनके पास टेक्निकल और इंटेलिजेंस इतनी मैच्योर है, तो फिर वो इसके बिना पॉसिबल नहीं होता। आप देखें कि सुरंगों में रह रहे हैं लेकिन इंटरनेट भी चल रहा है वहां पर, ऑक्सीजन भी आ रही है, खाना भी आ रहा है। और इतने लंबे टाइम तक वो इतनी लंबी सुरंगों में मौजूद भी हैं, उनके कैदी भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी कब आते हैं टैंक को भी पता नहीं चलता कि उसके आसपास कब आए और उसके ऊपर वो आईईडी रखकर चले गए और वो ब्लास्ट हो गया। तो कुछ तो जादूगिरी है जो ताजमहल को गायब कर दे रही है। जी जी। और शायद इसी डर से अमेरिका नहीं चाह रहा था कि ये युद्ध फैले। और उसका सबसे बड़ा, अगर कोई विरोध कर रहा था अमेरिका के अंदर, तो वो लॉयड थे, उनके रक्षा मंत्री। आपको नहीं लगता कि अमेरिका की सबसे ज्यादा जो ये पूरी कार्रवाई थी हमास से लेकर, और अब तो हिजबुल्लाह की तरफ भी उन्होंने ये कोशिश की, लेबनान की तरफ, तो ये पूरी कार्रवाई ईरान को उकसाने की थी कि ईरान बाहर आए, लड़े तो हम ईरान पे अटैक करें। ईरान टारगेट था इनका। ये सारी चीजें केवल ईरान को घेरने के लिए हो रही थी, ईरान को बाहर निकालने की कोशिश थी ये। सर ऐसा है कि हर कौम का और हर देश की सभ्यता और संस्कृति की एक विचारधारा बन जाती है, एक सोचने की एक थीम बन जाती है। तो ईरानियंस की थीम ऐसी नहीं है कि वो बहुत जल्दी से हड़बड़ा जाए, क्योंकि वो लोग सदियों से सुल्तान रहे हैं और उन्होंने हजारों सालों से शासन किया है। वो जानते हैं कि दुनिया को कैसे चलाया जाता है, देश को कैसे चलाया जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान वाले बहुत जल्दी से हड़बड़ा के या कोई ऐसा उकसाने वाला काम करेंगे। हाँ, वो रिटेलिएट करने से नहीं डरते, बहुत बहादुर कौम है, नो डाउट। अगर पिछले साल अमेरिका ने पिछले साल ईरान का एक ऑयल टैंकर हैक किया था, हाईजैक किया था, तो उसका बदला इन्होंने अब लिया है। जी। सुलेमानी मारे गए थे तो इन्होंने लाल झंडा फहराया था, कोई बात नहीं की थी। लेकिन अफगानिस्तान में एक जहाज क्रैश हो गया था जिसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स सीआईए के और अमेरिकी इंटेलिजेंस के और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने वो झंडा उतार दिया था। उसके लिए 6 महीने 8 महीने इंतजार किया। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी के उकसावे में आ जाएगा। और दुनिया में जितनी भी प्रॉक्सीज चलती हैं, मेरा अपना मानना है उसके पीछे या तो ईरान होता है या फिर ब्रिटेन होता है, चाहे वो इजराइल के थ्रू कराए, चाहे अमेरिका के थ्रू कराए, चाहे वो दाइश के थ्रू कराए या XYZ किसी के भी थ्रू कराए। और दूसरी तरफ ईरान है, प्रॉक्सी चलती रहती हैं। हाँ, आज ईरान को चीन हेल्प कर रहा है, आज ईरान के साथ रूस खड़ा है, तो उसको मजबूती मिल गई है। और यही मजबूती अमेरिका को भी डराती है, क्योंकि उससे पहले फाइनेंशियली वो लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो बात हो रही है अभी की विश्व युद्ध की आहट, विश्व युद्ध जैसे हालात देख रहे हैं इस इलाके में, ये क्यों लगता है, इस तरफ जाते हुए विश्लेषक क्यों मान रहे हैं कि विश्व युद्ध की स्थितियां ना बन जाएं? नहीं तो उससे पहले सर चेंजेस कहां से आएंगी? आप देखें, अगर आपका अभी पीछे कोविड की जो बीमारी आई थी, पूरी दुनिया को बंद कर दिया, पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया। उससे पहले दुनिया के हर देश में, जैसे हमारे यहाँ किसान बिल आए थे, तो सिमिलर किसान बिल पाकिस्तान में भी आए और बाकी या साउथ ग्लोब की कंट्रीज में भी आए, जिसमें कोशिश की गई कि फूड चेन के ऊपर पैसे वालों की कंट्रोल रहे। इससे पहले पैसे वालों का या जो भी डीप स्टेट है वर्ल्ड की, उसका कंट्रोल बैंकिंग के ऊपर था। अगर अमेरिका एक इशारा कर देता था कि प्रतिबंध, तो पता लगता था कि पूरे उस देश की पूरी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था ढह गई, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण वेनेजुएला का है। जी। अब उसका ऑल्टरनेट चीन ने निकाल दिया। स्विफ्ट की जगह उसने अपनी एक बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश कर ली और डॉलर को रशियन सिस्टम भी बनाया, 2-3 कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया बैंकिंग के लिए। और पेट्रो डॉलर को बाहर कर दिया, धीरे धीरे और करते जा रहे हैं। अगर ब्रिक्स चाहे तो आज ही डॉलर की कीमत 0 कर सकता है हमारी निगाहों में, दुनिया की निगाहों में। लेकिन अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था
बिखर जाएगी। उससे बचाने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप ब्रिक्स करेंसी ला रहे हैं, ब्रिक्स के देशों के बीच में आपसी मुआहदे, आपसी एक समझौते करा रहे हैं, जिससे वो लोकल करेंसी के अंदर अपनी डीलिंग कर सकें, अपनी व्यापार कर सकें। और मजे की बात यह है कि उसमें सऊदी अरब भी आ गया है, उसमें यूएई भी आ गया है। जो पहले यूएई, अमेरिका के खेमे में होते थे। हाँ, जो अमेरिका के पक्के खेमे में होते थे और जो मजबूर थे, जैसे अमेरिका इशारा करता था वो ऐसा ही करते भी थे। और यूएई ने तो इब्राहिम अकॉर्ड किया हुआ इजराइल से, सऊदी अरब करने वाला था, लेकिन उससे पहले ये 6 अक्टूबर का वाकया हो गया, तो ऐसा सब नहीं हो सका। तो ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका इंटेलिजेंट है तो उसके सामने रशिया, चीन या बाकी जो लोग हैं वो भी बिल्कुल सड़क पर आए हुए अकल से पैदल हैं। हो सकता है वो उनसे भी ज्यादा तेज हो। और अभी तो ऐसे ऐसे हथियार भी बता रहे हैं इनके पास, यमनियों के पास, हौथी के पास, ये अंडर वाटर ड्रोन्स हैं उनके पास, और ड्रोन वाली छोटी छोटी नाव हैं, तो वो भी डर है। लेकिन इसका बेसिक आप ये मान के चलें कि अगर रेड सी में आवागमन रुक जाता है, अगर श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे छोटे टापू अपने चारों तरफ का रास्ता रोक देते हैं, तो कम से कम भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बराबर में खड़े हो जाएं। हालांकि अब भी उनसे कम नहीं है। ये बड़ा मसला है, क्योंकि देखिए अभी अगर ये सुएज नहर, लाल सागर वाला जो पूरा रास्ता है, ये बंद हो जाता है तो हमारे को जब आना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से कितना लंबा चक्कर पड़ता है अफ्रीका की तरफ से, जो हमें 80 से 100% ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा पूरा राउंड लगा के, और 40 दिन हमें एक्स्ट्रा लगेंगे किसी भी सामान को लाने में। तो यूरोप से एशिया का संपर्क टूट जाएगा। लेकिन एशिया में जो सारे देशों पे समान असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन जो है वो यूरोप से जुड़ा हुआ है रूस के रास्ते से। जापान के पास भी वैसी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि हमको चीन के रास्ते से ही जो आएगा भारत में आएगा उस तरफ से, बाकी तरफ तो हमारे यहाँ समुद्र और पाकिस्तान है। तो नहीं सर, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने अपने पड़ोसियों से संबंध खराब कर लिए जी। वरना यूरोप हमसे दूर नहीं था। आप अमृतसर से निकलें तो आप 12 से 14 घंटे में ईरान के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और अगले 1.5 घंटे में आप ईरान के अंदर होते हैं। ईरान, इराक, सीरिया, टर्की वाया पाकिस्तान। लेकिन तो पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, नेपाल से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, मालदीव से हम संबंध खराब लगभग कर ही चुके हैं, जबकि उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। लेकिन हम उसे गाली दे रहे हैं क्योंकि हमें तो उसका ढक्कन टाइट करना है, हमें अपना अच्छा बुरा थोड़ी देखना है। ऐसा ही श्रीलंका के साथ है, वहां चाइना बैठा है, नेपाल में मैं बता ही चुका हूं चाइना बैठा है, और बांग्लादेश में भी चाइना का इन्फ्लुएंस हमसे ज्यादा है। तो ऐसे में हमारे पास क्या रास्ता बचता है? और अगर हम चाइना से डोकलाम के बाद, हालांकि इसका बहुत इस मामले में असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भूटान को भी डोकलाम वाले मामले में जो हमने दगा दिया, शब्द गलत है, ज्यादा है, लेकिन हम छोड़ आए ना भूटान को चीन की दया पे, उसने उनसे संबंध बनाने शुरू कर दिए। नहीं सर, इसको कहते हैं, ये ना एक भावनात्मक सोच होती है जो विदेश नीति में और कूटनीति में नहीं चलती। तो हमारे जो नेता, हमारा जो नेतृत्व है, वो यही सोचता है कि घुटने टेक के मिलने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से और ठुमके लगाने से शायद संबंध देशों के अच्छे होते हो, जबकि इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होता। सबको अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं। हाँ, जो चीन है वो भी बहुत स्लो पॉइजन एक तरीके से देता है, और माओ के समय की उनकी पॉलिसी है 5 फिंगर्स। वो ये कहते हैं कि हथेली तिब्बत है और 5 हमारी उंगलियां हैं, जिसमें भूटान है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, बाकी हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, और ताइवान है। ताइवान की तरफ धीरे धीरे उसके कदम बढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। अगले हफ्ते ताइवान में इलेक्शन है, तो उम्मीद यह है कि प्रो चाइनीज गवर्नमेंट ही जीतेगी वहां पर। बाकी तो
पब्लिक के हाथ में ताइवान में होता है। वैसे काफी काफी अफरा तफरी है ताइवान में इस समय। वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इंटरनेट बंद कर दी गई है, एकदम डरा हुआ है ताइवान। उसको ऐसा लग रहा है कि चीन कहीं हमला ना कर दे। ये क्या कारण है? नहीं, अभी कल ऐसा था कि चीन ने अपना एक सैटेलाइट छोड़ा था और वो रॉकेट ताइवान के ऊपर से गया था। उससे पहले हफ्ता 10 दिन पहले चीन लगातार उसके ऊपर अपने बैलून घुमा रहा था। चाइना के बड़े बड़े बैलून जाते हैं जासूसी के नाम पर या क्या करते हैं, अब उसकी तो टेक्निकली हमें नहीं पता, लेकिन उससे अमेरिका भी घबराता है जो उसके बैलून भटक जाते हैं अक्सर। तो कल जब रॉकेट गया था तो पूरे ताइवान को डिस्ट्रेस कॉल दे दी थी, अलार्म बज गए थे सभी के मोबाइल्स में कि देयर में बी ए मिसाइल अटैक ऑन ताइवान। तो डरा रहे हैं सब, अपनी अपनी जगह अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक सब जानती है आज सोशल अब मीडिया हम के लौट के जमाने आते हैं, में। वो जो भारत पे क्या असर पड़ने वाला है, मिडिल ईस्ट वाले इस पूरे कन्फ्लिक्ट का, उसमें वापस आ जाते हैं, क्योंकि जानकारी जी अच्छी अच्छी जी, इतनी सारी होती है कि हम लोग थोड़ा सा इधर उधर भी घुमाते हैं। भटक जाते। तो बहरहाल भारत जो है वो घिरा हुआ है, और जो अपने आसपास जिनसे थोड़ी सी हम उम्मीद कर सकते थे कि हमारे काम आने वाले हैं, इस समय हम उन सबसे बिगाड़े बैठे हैं। और एक ही रास्ता हमारे पास बचा हुआ है, और व्यापार के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और अपना सामान बाहर भेजने के लिए, और अपनी ज़रूरतों में बड़ी बड़ी ज़रूरतें भी हैं, तेल वगैरह की ज़रूरतें। तो उस पूरी हालत, अब देखिए रूस का जो तेल था अब वो मिलना बंद हो गया, क्योंकि रूस का जो घूम के आएगा जहाज, तो उससे आधे रास्ते में अफ्रीका से मिल जा रहा है हमको। और उसके अलावा रूस रुपए में भुगतान लेने को तैयार नहीं है, डॉलर में वो ले नहीं सकता है। और इधर उसको भुगतान के लिए वो कह रहा है चीनी मुद्रा में दे दो हमको, और या फिर हमको वो जो सऊदी अरब, ये यूएई वाली कौन सी मुद्रा रियाल है, रियाल में दे दो। तो सर अब वो इस वजह से मामला अटक गया। अभी 6 जहाज खड़े हुए थे हमारे तट पे, पेमेंट के कन्फ्लिक्ट के चक्कर में वो फिर चीन की तरफ चले गए। सर सिंगापुर एक की। कविता है, हाँ, एक कविता है हमने कभी अपने बचपन में पढ़ी थी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो। कार नहीं सकता जिसमें जहर नहीं होता, दम नहीं होता, जहर के मतलब मेरा नेगेटिव उसमें नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं होती। तो गधे को हर आता जाता लात मार जाता है, डंडा मार जाता है, धोबी भी मारता है और कुम्हार भी मारता है, लेकिन शेर को कोई नहीं मारता। तो अगर हम अपने आप में मजबूत होते आर्थिक स्थिति से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर तरीके से हम देश को साथ लेके चलते, बजाय एक धर्म, एक संस्कृति या एक पर्टिकुलर समाज को, अपने गिरोह को साथ लेने की जगह अगर हम पूरे देश को साथ लेके चलते, जैसा 1971 में लेकर चले थे, जैसा 1948 में 52 में लेकर चले थे, तो शायद अगर हमें किसी से समझौता करना पड़ता तो हमें कुछ देकर ना करना पड़ता, बराबरी की स्थिति में करना पड़ता। अगर नहीं, आज आप जो हम इशारा किसी कर रहे से, हैं, आज आप जो इशारा कर रहे हैं, मालदीव में भी अभी यही हुआ कि हमारी ये जो नीतियां हैं हमारे भारत में, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति, उसके कारण मालदीव में भारत विरोधी सेंटीमेंट खड़े करके एक राजनीति बनाने में इंडिया आउट जैसा नारा वहां लगा। और उस नारे को लगने के बाद यामीन ने पूरा एक माहौल बनाया। मोइजू को मौजिम जीत गए। हाँ, तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे यामीन, तो क्योंकि वो सजा याफ्ता थे, तो उन्होंने मोइजू को नॉमिनेट कर दिया, और अब वो जीत गए। और उसके जीतने के बाद भी जो हमको रिपेयर करने चाहिए थे, उसकी जगह हमने ये एक और मौका दे दिया। अब टर्की वहां बैठ के आराम से मालदीव को हैंडल कर रहा है, चीन ने भी संबंध बना लिए, और मालदीव ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन अभी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, लाल सागर में जो हो रहा है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं आने वाले 1 महीने में, और उसका भारत पर प्रभाव किस तरह देखते हैं? सर भारत पर तो इसका प्रभाव मैं ये देखता हूं कि हमारे यहाँ तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, और फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल होना संभावित है। बाकी मुझे बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं कृष्णा नैयर जी, वो इस संबंध में बेहतर बता सकते हैं, मैं उनसे कभी बात कराऊंगा। लेकिन फाइनेंशियली डिस्टरबेंस जरूर होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है, खुदा ना खास्ता, जो मैं नहीं चाहता कि ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो,
भारत को इस युद्ध में धकेला जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि चीन को कंटेन करने के लिए अमेरिका ने भारत से दोस्ती की थी और हमारी इस सरकार ने काम का साथ जैसे कई समझौते किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव उनसे एग्रीमेंट ऐसे किए हुए हैं कि अगर वो युद्ध को इस दक्षिण एशिया में नहीं लाते तो वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनको आज की डेट में जो बहुत बड़े एक डरावने से लगे हुए देश थे, आज वो हमारी निगाह में बजूका नजर आने लग गए, क्रो स्क्रैरर जो खेतों में लगा होता है चिड़िया उड़ाने के लिए आंधी टांग के। जी। जबकि कल तक हम ये मानते थे कि इजराइल बहुत बड़ी सैनिक शक्ति है और बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है वहां की, वो तो उड़ते हुए मच्छर के भी गिन लेते हैं कितने पैर हैं, लेकिन हमास जैसी छोटी सी तंजीम ने ही उसको दिन में तारे दिखा दिए। वो गुडविल उनकी खराब हो गई। अभी भी हम मानते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी फाइनेंशियल ताकत है, अगर वो गिर गई तो अमेरिका बिखर जाएगा, अमेरिका बिखरेगा तो ब्रिटेन खत्म हो जाएगा, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा कि वो चाइना को रोके, और चाइना को रोकने के लिए ताइवान में इतनी ताकत नहीं है, चाइना के आसपास के जो एशियान की छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो लोग नहीं लड़ सकते, वो अल्टीमेटली इंडिया को आगे करेंगी। तो मुझे तो निकट भविष्य में यही लग रहा है कि ग्रेटर साउथ एशिया में भी कहीं ना कहीं आतिशबाजी हो सकती है या फिर सब शांत हो जाएगा। और उसके लिए दो ही जरूरी है कि चांस। भारत थोड़ा संभल के रहे, सरकार हमारी संभल के रहे, तो जितना अगर हम बैलेंस करके अगर नहीं चलेंगे तो चीजें, मुझे कहीं कहीं लगता है कि हमारी विदेश नीतियों में समझदारी दिखती है, कभी कभी लगता है कि कोई बैलेंस करके चल रहे हैं, चीन के साथ में अनावश्यक कन्फ्लिक्ट नहीं हम लोग मोल ले रहे हैं। रूस के मामले में भी हमारी जो नीति रही कहीं ना कहीं एक हद तक बैलेंसिंग रही है, उसके कारण ही शायद हम जो है वो इस पूरे प्रपंच से बचे रहे। सर, हाथ जोड़कर माफी मांगने में और हाथ मिलाने में फर्क होता है। बचने का एक तो तरीका ये होता है कि चुपचाप गर्दन झुका के और बुर्का पहन के साइड से निकल जाएं, और एक होता है कि सामने से बराबर से निकले, ओके सर कैसे हैं आप। तो हम चीन के साथ उस स्थिति में है कि हम उससे नजरें चुरा रहे हैं। आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने चीन का नाम नहीं लिया, और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारा विदेश मंत्री ये कहता है कि चीन तो हमसे 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे पंगा ले सकते हैं। हमस से या हुसी से अमेरिका और इजराइल कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है सर, उनकी पूरे फिलिस्तीन की 4 बिलियन की इकोनॉमी है और उसकी 44 बिलियन की इकोनॉमी है इजराइल। वो 4,000 डॉलर कमाता है फिलिस्तीन का नागरिक, और वो 44,000 डॉलर कमाता है साल में, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता के लिए वो अड़े हुए हैं, जीत रहे हैं, और दुनिया उनके साथ ना चाहते हुए भी खड़ी है। सऊदी अरब है, यूएई है, मिस्र है, ये ना चाहते हैं, क्योंकि सर स्ट्रीट पावर इतनी मजबूत हो गई है। अभी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका गया हुआ है इजराइल के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का मामला लेकर गया है। अब उस मामले में क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो इजराइल तो उसका मेंबर तो है नहीं आईसीजे का, उसके निर्णयों की बाध्यता तो है नहीं, लेकिन यह है कि इजराइल के लीडर दुनिया के जिन देशों में जाएंगे, अगर वो सदस्य तो अगर और ये सजा सुना दी गई वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आज तो उनका पहला दिन था मेरे ख्याल से हियरिंग का, उनके ऊपर आरोप पत्र सुनाया गया है और इजराइल ने भी कुछ ना कुछ उस पर स्टेटमेंट वगैरह दिया है, शायद कोर्ट में नहीं दिया है। कौन से देश ने उसने बड़ा मजाहिया सा स्टेटमेंट दिया है, एकदम जिसको कहने चुटकुला जैसा सुनाने वाली बात है। जी। तो उनका बड़ा मजेदार सा स्टेटमेंट था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो यूजलेस सी बातें की उन्होंने, कोई समझदारी वाली बात नहीं कर पाए। लेकिन जिस लेडी ने फिलिस्तीन को या साउथ अफ्रीका की तरफ से स्टेटमेंट दिया है वो बहुत अच्छा था, बड़ा दर्दनाक था, और उसने प्रॉपर उसके सबूत भी पेश किए हैं, तो अच्छी बात है। और लेकिन उसमें एक दुखद बात यह है कि भारत सरकार कहीं खड़ी नहीं होती। जहां हमें खड़ा होना चाहिए था, जहां हमें खुलकर साथ देना चाहिए था, फिलिस्तीन का नहीं तो कम से कम आम नागरिकों के साथ देना चाहिए था। जो नरसंहार
इजराइल कर रहा है सिविलियंस के ऊपर, हॉस्पिटल्स पर, स्कूल्स पर जो बमबारी कर रहा है, हमें उसके लिए तो, इंसानियत के लिए तो खड़ा होना चाहिए। अगर आपका आदर्श इजराइल है, आप बिल्कुल माने। अगर मेरा आदर्श अमेरिका है तो मैं मानने के लिए स्वतंत्र हूं। लेकिन भारत सरकार की जो पॉलिसी चलती चली आ रही है, हमें उस पर बात करनी चाहिए, ना कि हमारे जय बाबू की तरह एक किताब छाप के ये कहना चाहिए कि रामायण अच्छी है। हमारी नीतियां प्रो इजराइल होने से ज्यादा प्रो नेतन्याहू हो गई हैं। इजराइल के अंदर इजराइल के लोग नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। आज भी हर तरफ से उनके अपने अखबार खुलकर उनके खिलाफ लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पर कत्लेआम बंद किया जाए, रिहाई के लिए बातचीत की जाए। इन्होंने हमास का नेता मार के उस बातचीत को भी बंद करवा दिया। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि चूंकि नेतन्याहू के इलेक्शन कैंपेन में मोदी जी की तस्वीरें वहां लगाई गई थी, तो ये सिर्फ दो नेताओं के बीच में व्यक्तिगत संबंधों का मामला ज्यादा बन गया दो देशों के संबंधों के मुकाबले? अभी हम जिस समय बात कर रहे हैं तब भी वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है बाइडेन के खिलाफ जी। लेकिन फिर भी बाइडेन मजबूर है और वो इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका की यहूदी लॉबी भी इजराइल की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि जीवन में बहुत जगह धक्के खाए हैं। कहते हैं कि बादाम खाने से ज्यादा धक्के खाने से अकल आती है। और हर तरीके के लोगों से मिला भी हूं, जिनको आप लोग कह सकते हैं ये पता नहीं एजेंट था या जानकार था। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि पाकिस्तान और इजराइल ये दो ऐसे देश हैं जो राजनेताओं को, नौकरशाहों को और अथॉरिटीज को किसी ऐसे ट्रैप में फंसा लेते हैं जिससे वो आसानी से ब्लैकमेल होता रहे। बाकी तो पटरी के बीच की बहुत सी बातें होती हैं, आप भी समझते हैं, दर्शक भी आपके समझ गए होंगे। पोडोफेलिया के आप बहुत सारे अमेरिकन नेताओं पर भी आरोप लगे हैं। इजराइल का कोई आदमी था, उनको अपने पास में बुला के मेहमान नवाजी करता था, फिर ब्लैकमेलिंग, बड़े बड़े नेता ब्लैकमेल हुए, उस पर जाना हम नहीं चाहेंगे। बहरहाल एक चीज जरूर बता दें कि जो हूथी विद्रोहियों के ऊपर स्ट्राइक किया है यूके और अमेरिका ने, उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर मजबूत आवाजें उठ रही हैं और अमेरिका में वहां की संसद में भी उनकी आलोचना हो रही है। और इसलिए हो रही है कि इतना बड़ा कदम बगैर संसद की इच्छा के उठाया है बाइडेन ने। बाइडेन लगातार एक क्रूर तानाशाह की तरह, दुनिया के सबसे बड़े विलेन की तरह उभरते आ रहे हैं। और जैसे हालात लगातार पैदा किए बाइडेन ने आने के बाद, जितना मानवता घाती व्यक्ति के तौर पे बाइडेन निकल के आ रहा है, ये अपने आप में इसका प्रमाण है। 2 बार उसने फंडिंग की, हथियार दिए इजराइल को बगैर वहां की संसद की मंजूरी के लिए। वहां कानून ये संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। इजराइल और उसको, यूक्रेन को उसने मदद की बगैर मर्जी के, और ये हमला कर दिया, देश को अपने युद्ध में झोंक दिया एक आदमी ने बगैर संसद की मर्जी के। जो उनका हाउस ऑफ कॉमन से जो भी है उनका, उसके बगैर हाउस ऑफ कॉमन सीनेट सब उनका कांग्रेस, उसको कांग्रेस बोलते, कंबाइंड मिला के कांग्रेस बोलते हैं। लेकिन उस डिटेल में हम जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिलहाल इसको लेकर भयंकर विरोध हो रहा है और बाइडेन जाते जाते भी दुनिया में आग फेंक के जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय दुनिया में अब शांति का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पावा साहब, आप आए और आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। जानता हूं कि समय कम था, जानकारियां ज्यादा थी, बोलने की इच्छा भी बहुत थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम समय के गुलाम हो जाते हैं। वैसी स्थिति आज भी हो गई है, क्योंकि अब जो कंप्लेंट आ रही है ज्यादातर व्यूअर्स की हमारे, वो कहते हैं कि आपके वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे प्रमोद पावा साहब। और अब हम समझते हैं कि इस पूरे मामले में जो कुछ आपके सामने दिख रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तीसरे विश्व युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि जहां बगल में यूक्रेन में जो कुछ चल रहा था, यूक्रेन में तबाही हो चुकी है। और अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका के एक बहुत बड़े मंत्री, हालांकि बताया जा रहा है बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसके बारे में ये भी नहीं बता रहे कहाँ भर्ती हैं, उस सूचना को गुप्त रखा गया। इसको लेकर भी सरकार की आलोचना हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है, एक खबर ये भी है जो पुष्ट नहीं हो पा रही है कि यूक्रेन में वो किसी मिसाइल के हमले में खेत रहे, ऐसा अभी, लेकिन पुख्ता खबर नहीं है, इसलिए इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ वो पूरा का पूरा सीन है। और अब वो जो युद्ध हो रहा था यूक्रेन वाला, वो युद्ध पूरा का पूरा यहाँ आ गया है। कुछ लोग कहते हैं रूस की चाल है, बहुत स्मार्टली उसने इधर
उसको पूरा घसीट दिया ईरान की मदद से रूस ने, कोई कुछ कहता है। लेकिन जो भी है, ये समझ लीजिए कि आपके घर को आने वाला, दुनिया से जोड़ने वाला, देखिए हमारी जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जितना सामान हम बनाते हैं और हम यूरोप भेजते हैं, वो सामान अगर इतना महंगा पड़ेगा, इतना घूम के जाएगा, मैंने पूरा वीडियो बनाया था, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जाएगा, तो वहां के लोग आसपास जो सस्ते विकल्प होंगे उनसे सामान ले लेंगे। जमीन के रास्ते, चाहे वो रेल हो, ट्रक हो, उसके जरिए चीन सामान भेजने में सक्षम है, और जानते हैं दुनिया में चीन सबको सप्लाई कर लेता है। तो उस लिहाज से ये चिंता की बात है भारत के लिए भी, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है दुनिया के लिए कि अगर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से होती है, कुछ होता है, तो ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया खतरनाक पावर, दुनिया की ताकतवर देश है, ईरान है, रूस है, चीन है। और जैसा अभी आपके सामने बाबा साहब ने बताया कि अमेरिका और इजराइल की जो हालत है कि उनकी सूचनाएं तक आराम से पहुंच जा रही है इन लोगों के पास में, तो ये थोड़ा सा दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम चाहेंगे ये कि युद्ध ना हो, हम चाहेंगे ये कि हालात ना बदलें, ना बिगड़ें, सब कुछ ठीक ठाक चले। नमस्कार, जय हिंद।